अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS604 के असाइनमेंट नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक शेयरिंग करके जाइएगा। अगर आप पेड पे से असाइनमेंट का सोल्यूशन बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है। और इसके अलावा किसी भी बुक की आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए हो, यूनिक जीडीबी करवानी हो या क्विज करवाना हो तब भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट वगैरह भी हम बना के देते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए भी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। CS604 के असाइनमेंट नंबर 2 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसके अंदर में कहा गया कि ड्रा द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग रिसोर्स एलोकेट कर रहे होते हैं कि कौन से प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स है वो एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, इनके किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा और कौन सा प्रोसेस जो है वो किस रिसोर्स के अंडर जो है वो काम कर रहा है। From the given process state information, a system identify the process if any cycle is created in the graph। कहता है कि आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है ना वो आपने ड्रा करना है इन गिवन प्रोसेसेस का जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है द प्रोसेस इन एनी साइकिल इज क्रिएटेड इन द ग्राफ। कहता है आपने चेक करना है कि क्या इन प्रोसेस और इन रिसोर्सेज का कोई साइकिल तो क्रिएट नहीं हो रहा, यानी कि ये आपस में एक वो कह लें कि जैसे वो हमारे पास लूप होता था ना, अक्सर हमारे पास वो ऐसे एक लूप बन जाता था कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते थे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये जो हमारा साइक्लिक ग्राफ होता है इसमें होता क्या है, इसमें डेड लॉक की सिचुएशन अक्कर हो जाती है। यानी कि एक इधर प्रोसेस खड़ा होता है P1, ठीक है, और वो बेसिकली एक रिसोर्स एलोकेट करके बैठा होता है R1। इसके अलावा एक प्रोसेस बैठा होता है P2, ठीक है, वो एक रिसोर्स एलोकेट करके बैठा होता है R2। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुना रहा हूँ, इसकी स्टोरी होती है एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा होता है, क्योंकि जब तक आप इसकी स्टोरी समझ नहीं पाओगे आपको ये समझ नहीं आनी। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें ये हो रहा था कि जो P1 होता है उसको चाहिए होता है R2, यानी कि जो P1 वाला प्रोसेस होता है उसको बेसिकली रिसोर्स चाहिए होता है R2 वाला, और जो P2 होता है उसको रिसोर्स चाहिए होता है R1 वाला। अब होता क्या है कि ये दोनों ही एक दूसरे के रिसोर्स लेके बैठे होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के जो रिसोर्स होते हैं वो नहीं छोड़ रहे होते। अब P1 कहता है कि मुझे R2 मिल जाए और P2 कहता है कि मुझे R1 मिल जाए, लेकिन दोनों ही अपने अपने रिसोर्सेज छोड़ने को तैयार कोई नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास डेडलॉक सिचुएशन अक्कर हो जाती है और एक साइकिल बन जाता है। ठीक है जी, अब वो हमारे पास यहाँ पे दिए गए प्रोसेस दिए गए हैं, उसमें P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 है, P4 और P5 है, और रिसोर्सेज दिए गए हैं R1, R2 और R3। अब उसके अंदर हमारे पास एक ई दिया गया, ये हमारे पास एज की नोमिनेट कर रहा है, इसको यहाँ पे एज बनाया जा रहा है यहाँ पे कि P1 जो है प्रोसेस उसका R1 के साथ रिलेशन है, P1 का R2 के साथ रिलेशन है, P2 का R1 से रिलेशन है, और ये वही बात अब देखें लिंक हो रहे हैं P2 R1 के साथ, वो साइकिल बन रहा है। ये देखें यहाँ पे P2 का R1 के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब ये P1 का भी R1 के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब P3 का R3 के साथ रिलेशन है। इसी तरह जो प्रोसेस 4 है उसका रिसोर्स 3 के साथ रिलेशन है। अब ये रिसोर्स 3 पहले भी कहीं एलोकेट हुआ होगा। ठीक है, अब ये इस तरह करके जो है हमारे पास ये साइक्लिक ग्राफ बनाया जाता है। सो अभी हम लोग इसको अंदर देखेंगे क्या हमारे पास कोई डेडलॉक सिचुएशन अक्कर हो रही है नहीं हो रही। सो हमारे पास रिसोर्स इंस्टेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे कि जो वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1, कि जो एक इंस्टेंस है उसके रिसोर्स टाइप R1 है, और जो दो इंस्टेंस हैं वो रिसोर्स टाइप R2 का, यानी कि जो रिसोर्स टाइप है ना R2 उसके दो इंस्टेंस है, यानी कि उसके आगे दो इंस्टेंस निकल रहे हैं। जैसे ये R2 से एक P2 निकल रहा है और R2 से एक P5 निकल रहा है। इसी तरह देखें ये वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R3, यानी कि R3 जो हमारे पास रिसोर्स है उसके एक इंस्टेंस है P2। ठीक है, सो ये उसकी बात करना है यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोसेस अ सिस्टम। के इसमें अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक एलोकेशन ग्राफ होता है जो कि डायरेक्ट करता है कि कौन से रिसोर्स ने बेसिकली कौन सा प्रोसेस जो है वो एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको खैर ऑलरेडी बात बता चुका हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे लिखें। टू ड्रा द रिसोर्स एलोकेशन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द गिवन प्रोसेस स्टेटेड इन्फॉर्मेशन वी कैन यूज द एजेस। हम ये इसके लिए क्या करते हैं, एज का यूज करते हैं, सेट ई का। वो मैंने आपको यहाँ पे पहले ऊपर ही बता के आ गया कि ई यहाँ पे एज को नॉमिनेट कर रहा है। ठीक है जी, टू कनेक्ट द प्रोसेस टू द रिसोर्स दे आर। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस दिए गए हैं, P1 का रिलेशन किसके साथ है, ये मैंने ऊपर से देख के यहाँ पे बना लेना है कि P1 का जो रिलेशन है वो R1 के साथ है, P1 का R2 के साथ भी रिलेशन है। ठीक है, अब आप अगर इसे चाहें ज्यादा तरीके से समझने के लिए तो आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करते जाएं कि P1 का R1 के साथ है, P2 का R1 के साथ है, उसके अलावा और तो किसके साथ नहीं है R1 का। और ये अगर आपको यहाँ से भी फिर भी आपको समझना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि R1 का देखें, इन्होंने यहाँ पे भी इंस्टेंस आपको दिए होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मजीद P1 का R2 के साथ रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे R2 का P2 के साथ रिलेशन है। अब यहाँ पे मेनली चीज हम लोगों ने ये तो जस्ट वहां से ऊपर से देख के लिख दी ना, लेकिन अब हमारे पास मेन चीज क्या है कि हमने चेक करना है क्या ये डेडलॉक सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही।
फ्रॉम दियर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इट कैन बी सीन दैट देयर इज अ साइकिल क्रिएटेड इन दिस ग्राफ। मैंने आपको कहा था ये एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं आपस में, क्योंकि एक दूसरे को रिसोर्स जो है वो एक दूसरे के ये एलोकेट करके बैठे हैं, इसलिए ये एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं। दिस साइकिल इंडिकेट दैट द प्रोसेस P2, P4 एंड R1 एंड R3 आर इन द डेडलॉक स्टेट, यानी कि ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक दूसरे के ही रिसोर्स जो है वो एलोकेट करके बैठे हैं। ये डेडलॉक सिचुएशन कब आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके CS604 फाइनल टर्म का, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके लॉन्ग फाइनल टर्म के अंदर लगा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन लगता है ये। तो इसमें होता क्या है कि आपके जब एक प्रोसेस जो होता है वो दूसरे सोर्स को एलोकेट करके बैठा होता है और दूसरा सोर्स पहले के प्रोसेस को एलोकेट करके बैठा होता है, तब हमारे पास डेडलॉक अकर हो जाती है। मैंने आपको शुरू में बताया भी था। इन दिस केस वी कैन सी दैट देयर इज अ साइकिल क्रिएटेड इन दिस ग्राफ इंडिकेटिंग दैट अ डेडलॉक हैज बीन अकर्ड। हमारे पास यहाँ डेडलॉक सिचुएशन अकर हो रही है, which means that some processes are unable to proceed because their resources their need are being held by other processes। वही बात जो मैं आपको पहले कर चुका हूं कि सर अगर आपका एक प्रोसेस का सोर्स एक दूसरा प्रोसेस लेके बैठ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेडलॉक अकर हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैंने मुझे याद है जब मेरा एग्जाम था इसका, तो मुझे इसके लेक्चर तो नहीं खैर मिले थे क्योंकि मैं वीडियो के लेक्चर नहीं देखता था, और मैंने बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च करके इस टॉपिक को सीखा था। It is important to note that the number of resources instance also plays an important role in identifying the deadlock। ठीक है, अब चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा था मैंने डिटेल में, आप स्किप कर सकते हैं, नो इशू। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा यही था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहा गया है कि सपोज अ सिस्टम हैज अ रिसोर्स टाइप ए विद 10 इंस्टेंस एंड 5 प्रोसेसेस एंड द करंट सिस्टम स्टेट इन शोइंग द फॉलोइंग टेबल। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा 5 प्रोसेस दिए गए हैं जो कि P0 से शुरू हो रहे हैं और P4 तक जा रहे हैं। जैसे P0 हमारे पास 1 हो जाएगा, P1 हमारे पास 2 हो जाएगा, P2 3 हो जाएगा, P3 वाला जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में चौथा प्रोसेस है, और P4 वाला एक्चुअल प्रोसेस जो वो 5वां प्रोसेस है। अब हमें मैक्सिमम एक नीड दी गई है कि हमारे पास 12 प्रोसेस के हमारे पास मौजूद हैं, और उनमें से जो एलोकेट किए गए थे वो 5 थे। ठीक है, 6 प्रोसेस मौजूद थे, उनमें से जो एलोकेट किए गए वो 4 थे, यानी कि ये वो जो हमारे पास अवेल है और ये वो जो हमारी मेमोरी के अंदर एलोकेट किए गए। अब हमने बेसिकली इसके अंदर बताना क्या है कि हमें नीड कितने की है, कैलकुलेट द नीड, कि हमें एक्चुअल नीड कितने की थी और हमने एलोकेट कितने की है। अब इसका बिल्कुल आसान सा फार्मूला होता है बेटा कि आपने क्या करना होता है, नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेट करना होता है। तो यानी कि जो आपकी मैक्सिमम जो आपकी नीड थी, जो आपके पास अवेल थी, उसमें से आपने एलोकेट को माइनस करना, तो आपकी नीड आ जाएगी वहाँ पे, यानी कि 12 को माइनस कर दें 5 में से। ठीक है, सो ये आपके निकल आएंगे इस तरह, 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 4 2, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है बेटा, ओके आगे बात करते हैं। Assume a logical address space of a 64 page of 1024 words each mapped into a physical memory of a 32 frames। ठीक है, how can you calculate the various parameter relating to the paging। ये पेजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी के अंदर। तो नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर P, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर F, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर D, लॉजिकल एड्रेस साइज ऑफ बिट्स और फिजिकल एड्रेस साइज ऑफ बिट्स आपने यहाँ पे निकालना है। बड़ा आसान सा तरीका होता है इसके लिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ बिट्स जब आपने निकालने होते हैं P के लिए, तो हमें डिटरमाइन करना होता है कि कितने यूनिक पेज हैं वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर मौजूद हैं। इसका बेसिकली बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। अब आपने सबसे पहले देख लेना है कि आपके पास कितने यहाँ पे पेजेस हैं। हमारे पास जो पेजेस है बेटा वो 64 पेजेस थे, यूनिक पेजेस। अब आपने क्या करना है, हमने जस्ट लेना है उसका लॉग 2 लेंगे आप 64 का, तो ये आपका 6 बिट आ जाएगा टू रिप्रेजेंट द पेज नंबर, यानी कि 6 बिट जो है आपका इस नंबर ऑफ बिट नीडेड पर फॉर P का जो है वो आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर F। अब हमारे पास यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रेम्स चाहिए होते हैं, यूनिक फ्रेम्स दैट आर इन द फिजिकल एड्रेस मेमोरी। अब हमारे पास 32 फ्रेम है, सो हमने यहाँ पे भी log 2 ही लेना है, और हमारे पास का आंसर जो आएगा 5 बिट्स आ जाएगा, 5 बिट्स फ्रेम नंबर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर D। अब नंबर ऑफ बिट्स हमें D के लिए कितने चाहिए, यहाँ पे हमें यूनिक वर्ड्स जो है वो हमें डिटरमाइन करनी होती हैं। अब यूनिक वर्ड्स हमें एक बार कितने दिए गए थे, 1024 वर्ड्स दिए गए थे एक पेज के अंदर। इसका भी आपने log 2 ले लेना है, आपने सबका log 2 ही लेना है। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका बेटा, log 2 लेते जाएं और आप अपना आंसर निकालते जाएं। ठीक है, ओके उसके बाद हमने लॉजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है और फिजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट करना है। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि P प्लस D इज इक्वल टू, अब ये P प्लस D मैंने आपको निकाल के दिखाया कि P हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, 6 आया था, और हमारे पास D क्या आया था, 10 आया था। ठीक है जी, हमने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 16 बिट्स आंसर आ गया। फिजिकल एड्रेस स्पेस कैसे कैलकुलेट की जाती है कि आपने जो है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर F उसको प्लस करना है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर
डी, दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर चेक करें कि हमारे पास जो एफ था उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 5 बिट्स आंसर आया था, और जो हमारे पास डी था उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 10 बिट्स आंसर आया था। दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये 15 बिट बन गया फिजिकल एड्रेस स्पेस, और जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था वो मेरा 16 बिट बन गया। तो ये बेटा आपका कंप्लीट और एक्यूरेट सोल्यूशन था जो मैंने आप लोगों के साथ विद एक्सप्लेनेशन शेयर किया है। अभी तक किसी ने भी जो है वो आपको इतना एक्सपीरियंस से जो है वो आंसर जो है वो नहीं समझाया होगा। तो अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और ताकि हमें एक एफर्ट मिल सके, हमें हौसला हो सके कि आप लोग हमें जो है सपोर्ट करते हैं और हम इस तरह का मजीद कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहें। काफ़ी कंसेप्चुअल सी असाइनमेंट थी, बट मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको क्लियर करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।